Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, The Nurse's Vision, where we explore various aspects of nursing care. Today, we have an exciting topic to discuss, that is the formulation of nursing care plan. नर्सिंग केयर प्लान कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आज हम सीखेंगे. Because nursing care plans are the essential tools that guide the nurses in providing the individualized and effective care to their patients. क्योंकि नर्सिंग केयर प्लान बहुत ज़रूरी होता है एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, एक नर्स के लिए. नर्सिंग केयर प्लान्स आर द एसेंशियल टूल्स that guide a nurse in providing individualized and effective care to their patients. ये गाइडिंग टूल होता है एक नर्स के लिए, इसीलिए उसको ये आना चाहिए कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, क्या होता है, कैसे बनाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज़ नर्सिंग केयर प्लान? पहले हम देखेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान होता क्या है. नर्सिंग केयर प्लान हम किसे कहते हैं? नर्सिंग केयर प्लान इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन्स द नर्सिंग इंटरवेंशंस, गोल्स एंड डॉक्यूमेंट्स डिजाइन्ड टू मीट द इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स ऑफ अ पेशेंट. नर्सिंग केयर प्लान एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से हम नर्सिंग डायग्नोस फॉर्मुलेट करते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशंस बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, और उसके बाद हम आउटकम्स फॉर्मुलेट करते हैं कि हमारा क्या गोल है और वो क्या अचीव हुआ. टू मीट द गोल्स ऑफ, टू मीट द नीड्स ऑफ द पेशेंट, टू प्रोवाइड द क्वालिटी केयर. क्वालिटी केयर, एक एविडेंस बेस्ड केयर देने के लिए, एक पेशेंट को केयर देने के लिए हमें नर्सिंग केयर प्लान ज़रूरी बनाना होता है. और ये एक, याद रखिए, एक रिटन डॉक्यूमेंट है. ये हमें ऐसे नहीं बनाना होता है वर्बली, ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है. तब हम एक पेशेंट को उसकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, उसकी नीड्स के हिसाब से उसको क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. इट सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर नर्सेज. ये एक रोड मैप होता है नर्सेज के लिए, ताकि वो उस रोड मैप को फॉलो करें, उसके हिसाब से उनको अपने पेशेंट्स को क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सके. गाइडिंग दियर प्रोविजन ऑफ होलिस्टिक केयर. होलिस्टिक केयर मीन्स ओवरऑल केयर, और होल केयर हमें देना पड़ता है. एंड इंश्योरिंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे आपस में नर्सेज होती हैं, उनको जब वो ये नर्सिंग केयर प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, उनको ये एक ज़रिया मिलता है आपस में कम्युनिकेट करने का, आपस में देखने का कि हम इस पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कौन कौन से इंटरवेंशंस दे सकते हैं. उस हिसाब से ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनता है अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. अब इसके बाद इट कंसिस्ट्स ऑफ 6 स्टेप्स. नर्सिंग केयर प्लान जो हम फॉर्मुलेट करते हैं उसमें 6 स्टेप्स होते हैं. अब वो हम देखेंगे वो स्टेप्स. इज द असेसमेंट, उसके बाद है नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशंस, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवॉल्वेशन. दीज आर द 6 स्टेप्स जिसकी वजह से हम एक नर्सिंग केयर प्लान. फर्स्ट स्टेप इज द असेसमेंट. असेसमेंट, असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट में हम पेशेंट को असेस करते हैं, उसकी कंडीशन को असेस करते हैं, पेशेंट को देखते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, और हम खुद अपने हिसाब से असेस करते हैं थ्रू द चेकिंग ऑफ वाइटल साइंस, थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन, थ्रू लेबॉर्ट्री टेस्ट्स और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स. उसमें हम असेस करते हैं कि हमें डिजीज़ कंडीशन असल में है क्या, यहाँ पे पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन है क्या, हम किस बेसिस पे नर्सिंग केयर प्लान फॉर्मुलेट करेंगे, वो हम असेसमेंट में देखते हैं. अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं. एक आता है सब्जेक्टिव डेटा और दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव डेटा. Subjective data is the information provided by the patient such as their symptoms, feelings and concerns. जो सब्जेक्टिव डेटा है ये हमें पेशेंट वहीं से प्रोवाइड करता है, जैसे उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके कंसर्न्स क्या है, उसके सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स जो पेशेंट खुद फील करता है हमें पेशेंट वही बताता है, और हम उसको सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं. उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव डेटा. ऑब्जेक्टिव डेटा इज़ द ऑब्जर्वेबल मेजरेबल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, लेबॉर्ट्री टेस्ट्स. ये वो डेटा होता है जो एक नर्स खुद एसेस करती हैं, जो एक नर्स खुद एसेस करती हैं, एक नर्स खुद ऑब्जर्व करती हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स लाइक चेकिंग द वाइटल साइंस, बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, बाय लेबॉर्ट्री टेस्ट्स. उसकी वजह से हम जो भी वहाँ से
डेटा कलेक्ट करते हैं वो होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सो इन शॉर्ट, सब्जेक्टिव डेटा हमें पेशेंट प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्टिव डेटा हमें नर्स प्रोवाइड करती हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बोलूँगी जिसकी वजह से आपको ये याद रहेगा कि सब्जेक्टिव डेटा किसका होता है और ऑब्जेक्टिव डेटा हमें कौन प्रोवाइड करता है। सब्जेक्टिव डेटा में आप याद रखें सिम्टम, पेशेंट यहाँ पे हमें अपने सिम्टम्स बोलता है, और ऑब्जेक्टिव डेटा में आप याद रखें साइंस। सिम्टम्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें पेशेंट वहाँ से बोले, जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो होता है सब्जेक्टिव डेटा। उसमें आता है सिम्टम्स जो हमें पेशेंट वहाँ से बोलता है। अब आप सिम्टम्स याद रखो। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप साइंस याद रखो, साइंस जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे हम करते हैं, मैंने अपना साइन किया, ये होता है सिग्नेचर जो मैं खुद करती हूँ, जो एक नर्स अपना साइन करती हैं, उसकी वजह से हम उसको याद रख सकते हैं साइन जो हम खुद करते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा जो एक नर्स साइन करती है, यानी कि जो एक नर्स ऑब्जर्व करती है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। अब इसमें आप रख सकती हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट हमें बोलता है, और जो साइन नर्स करती है वो होता है ऑब्जेक्टिव डेटा, वो हम ऑब्जेक्टिव डेटा में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है पेशेंट सेंटर्ड और ये होता है नर्स। के बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। असेसमेंट के बाद ही नर्सिंग डायग्नोसिस हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब नर्सिंग डायग्नोसिस होता क्या है? इट्स एनालाइजिंग द असेसमेंट डाटा। जो हमने असेसमेंट फेज में हमने डेटा कलेक्ट किया है, उसको हम अब एनालाइज करते हैं। हम उसके बेसिस पे अब नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। जो हमने पेशेंट का डेटा लिया, जो हमें पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स लिए, वो सब हम यहाँ पे आके डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं। इस डेटा को एनालाइज करके हम एक डिजीज़ कंडीशन के रिलेटेड एक नर्सिंग डायग्नोस फॉर्मुलेट करते हैं। ये नर्सिंग डायग्नोसिस वो नहीं होता है परमानेंट टाइप, ये हम अपने हिसाब से करते हैं कि जो हमने साइंस एंड सिम्टम्स देखे हैं उसी हिसाब से हम ये फॉर्मुलेट करते हैं। अब इसमें हम यूज़ करते हैं PES फॉर्मेट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। PES फॉर्मेट मीन्स कि प्रॉब्लम इटियोलॉजी एंड सिम्टम। प्रॉब्लम जो हमें पेशेंट की प्रॉब्लम होती हैं वो क्या है, इटियोलॉजी की उसका काज क्या है, और साइंस एंड सिम्टम जो हमें पेशेंट वहाँ से बताता है। प्रॉब्लम मीन्स कि डायग्नोज, प्रॉब्लम के बेस पे हम डायग्नोज करते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम रिलेटेड टू, यानी कि इटियोलॉजी क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक यानी कि सिम्टम क्या है। इसमें हम जो भी ये नर्सिंग डायग्नोस है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से डिवाइड करेंगे। अलग से मैं आपके लिए एक वीडियो फॉर्मुलेट करूँगी। उस वीडियो में हम सारा ये देखेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे फॉर्मुलेट करते हैं थ्रू PES फॉर्मेट एंड नंदा डायग्नोसिस के हिसाब से। वो अब आपके लिए अलग वीडियो बनेगा क्योंकि ऐसे ये लंबा जाएगा। अब फिर भी मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पेन रिलेटेड टू the disease condition as evidenced by patient's facial expressions। अब ये कैसे हमने बनाया? इसमें है पेन, जो हमने यहाँ पे बोला डायग्नोसिस होता है, प्रॉब्लम होती है P, प्रॉब्लम इसकी क्या है, यहाँ पे पेन है। उसके बाद हमें रिलेट करना है किस चीज़ से, उसकी कॉज से। पेन रिलेटेड टू द डिजीज़ कंडीशन, यहाँ पे उसका कॉज बनता है उसकी डिजीज़ कंडीशन जो उसको होगा। इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर हो सकता है, या फ्रैक्चर हो सकता है, जिसकी वजह से भी उसको हुआ, वो हम उसको रिलेट करते हैं टू डिजीज़ कंडीशन। एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एज एविडेंसड बाय। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हम लिखते हैं एविडेंसड बाय, एज एविडेंसड बाय पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन। अब पेशेंट को पेन होगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से दिखेगा कि पेन है उसको। अब इसीलिए हम यहाँ पे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक को सिम्टम लेते हैं, और सिम्टम यहाँ पे उसका है पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन। सो अब यहाँ पे हमें नर्सिंग डायग्नोसिस बना पेन रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन। यहाँ पे आया प्रॉब्लम, यहाँ पे आई इसकी इटियोलॉजी, और यहाँ पे आया इसका सिम्टम को फिर PES फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो हुआ। अब ये सारा अलग टॉपिक है, वो आपको मैं अलग वीडियो में। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप, दैट इज़ द गोल। अब नर्सिंग डायग्नोसिस, असेसमेंट के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस हमने फॉर्मुलेट किया। अब उसके बाद हम उस डिजीज़ कंडीशन को ठीक करने के लिए हम एक आउटकम बनाते हैं, हम एक प्लानिंग करते हैं, गोल बनाते हैं। उसकी वजह से हम देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं।
अब गोल क्या होता है? इट इज सेटिंग द मेजरेबल एंड अचीवेबल गोल्स। मेजरेबल मतलब मेजरेबल क्या होता है? अब इसमें मेजरेबल क्या होता है? मेजरेबल मतलब कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। क्या इसमें हम मेजर कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को पेन है, पेन की कंडीशन को हम मेजर कर सकते हैं, वो होता है थ्रू पेन स्केल। यहाँ पे बहुत सारी पेन स्केल्स होती हैं जिसकी वजह से हम मेजर कर सकते हैं कि पेशेंट की पेन कंडीशन क्या है अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट की पेन कंडीशन अभी 7 पे है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब हमने उसको नर्सिंग डायग्नोस फॉर्मुलेट किया, हमने उसको इंटरवेंशंस दिए, प्लानिंग की, बहुत सारी कुछ केयर दिया। अब लास्ट पे हम इवॉल्वेट करेंगे कि गोल अचीव हुआ, कि हमारा गोल अचीव हुआ या नहीं। अब पेन कंडीशन है 3 पे, तो यहाँ पे 7 से हम 3 पे आए, तो यहाँ पे ये मेजर कर सकते हैं। सो वी हैव टू फॉर्मुलेट दोज गोल्स दैट आर मेजरेबल एंड अचीवेबल। वो गोल नहीं होना चाहिए जो हम अचीव ना कर सकें। एंड स्पेसिफिक, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक होना चाहिए, रिलेटेड द डिजीज़ कंडीशन होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइम बाउंड यानी कि ये अचीवेबल होना चाहिए विद इन द टाइम, जो वहाँ पे पेशेंट विद इन दैट टाइम जहाँ पे पेशेंट एडमिट हो। ये नहीं कि 2-3 सालों का गोल बनाया, वो फिर वहाँ पे अचीव ही नहीं हुआ, वो फिर वहाँ पे नहीं होता है गोल, उस हिसाब से फिर गोल फॉर्मुलेशन नहीं होती है। अब इसके बाद आता है हमारा इंटरवेंशन हम गोल के बाद बनाते हैं कि अब गोल को अचीव करना है। अचीव करने के लिए हमें कुछ प्लानिंग का कुछ इंटरवेंशन तो लेने ही पड़ेंगे। अब देखते हैं इंटरवेंशन होता क्या है। इंटरवेंशंस आर द स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंटेड बाय द नर्स टू अचीव द एस्टैब्लिश्ड गोल्स। ये एक ऐसे स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन? एक नर्स इम्प्लीमेंट करती हैं, ताकि जो हमने गोल्स बनाए हैं उनको हम अचीव कर सकें। फॉर सिंपल, जो हमने गोल्स बनाए हैं अब उनकी बारी है उनको अचीव करने की, उनको इम्प्लीमेंट करने की। अब उसके लिए हम एक इंटरवेंशन फॉर्मुलेट करते हैं। अब इंटरवेंशन होते हैं 2 टाइप्स के, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन इज नर्स इनिशिएटेड, यानी कि एक नर्स अपने हिसाब से क्या इंटरवेंशन बनाती है उसको कहते हैं हम नर्स इनिशिएटेड। नर्स अपने हिसाब से इंटरवेंशन फॉर्मुलेट करती हैं रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। एंड डिपेंडेंट होता है जो फिजिशियन प्रिस्क्राइबर, जो एक डॉक्टर अपने हिसाब से फॉर्मुलेट करता है पेशेंट के क्वालिटी केयर को। जैसे नर्स इनिशिएटेड हम देखते हैं कि हमने पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, वो एक नर्स फॉर्मुलेट करती है। अब डॉक्टर बोलेगा अपने हिसाब से पेशेंट को यहाँ पे पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दो, उसको मेडिकेशन दो, वो होता है डॉक्टर प्रिस्क्राइबर, जो अपने हिसाब से एक नर्स बनाती है और अपने हिसाब से एक डॉक्टर बनाता है। ये एविडेंस बेस्ड होता है। एविडेंस बेस्ड जैसे मैंने आपको अभी बोला कि जब हम यहाँ पे गोल फॉर्मुलेट करती हैं, फिर यहाँ पे हमने पेन को देखा इवॉल्वेशन के टाइम कि पेन अब रिड्यूस हुई है, अब पेन रिड्यूस हुई है, ये हमने देखा, ये हमें हमारे पास अब एविडेंस है थ्रू द पेन स्केल। यानी कि जो हमने इंटरवेंशन लिया वो एविडेंस है हमारे पास, उसका एविडेंस है, उसकी वजह से ये एविडेंस बेस्ड बनता है। रेशनली होता है कि रेशनली में इसको कहते हैं डायरेक्टली रीज़न। जो हमने नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर्मुलेट किया है उस इंटरवेंशन का रीज़न क्या है आपके पास, क्यों आपने ये फॉर्मुलेट किया और इसका बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फॉर्मुलेट किया कि हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। कंफर्टेबल पोजीशन क्यों? टू रिड्यूस द पेन। पेन रिड्यूस करने के लिए हमें कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, उसका ये रेशनली बनता है। टू रिड्यूस द पेन वहाँ पे रेशनली बना। 5th स्टेप इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? पुटिंग द नर्सिंग केयर प्लान इनटू एक्शन बाय इम्प्लीमेंटिंग द इंटरवेंशंस। यानी कि जो हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया अब उसको एक्शन में लाना है। जो इंटरवेंशंस हमने 4th स्टेप में देखे कि हमने इंटरवेंशंस बनाए, अब उन इंटरवेंशंस को हमें इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम कोई पेशेंट को एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सके। ये इम्प्लीमेंटेशन को जब भी हम इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं उनको फिर डॉक्यूमेंट करना पड़ता है कि हमने ऐसे किया, वो हमें फिर डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू पेशेंट। ये हमने इंटरवेंशन बनाया। क्या बनाया? हमने इंटरवेंशन बनाया। अब इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे? इसको हम इम्प्लीमेंट करना है कि हमें अब पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। वो करेंगे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया प्रोवाइडेड, यानी कि ये पास्ट है,
हम पास्ट तब यूज़ करते हैं कि जब हम उसको देते हैं, वो केयर देते हैं। हमने यहाँ पे प्रोवाइडेड लिखा। ऐसे ही हम देखेंगे प्रोवाइड वाटर टू द पेशेंट या IV फ्लूइड्स टू द पेशेंट, यहाँ पे लिखने हैं IV फ्लूइड्स प्रोवाइडेड। वो होता है इम्प्लीमेंट, कि हमने जो एक्शन लिया था वो अब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है इवॉल्वेशन। इवॉल्वेशन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान। अब हम देखते हैं ये क्या होता है। इवॉल्वेशन में आता है assess and evaluate the patient's response to the implemented interventions। जो इंटरवेंशन हमने बनाए हैं, जो इंटरवेंशन हमने 4th स्टेप में फॉर्मुलेट किए, 5th स्टेप में इम्प्लीमेंट किया, अब उनको एसेस करना है। हमें यहाँ पे एविडेंस बेस्ड केयर देना है, यानी कि हमें यहाँ पे एविडेंस लेना है कि क्या जो हमने इंटरवेंशंस बनाए हैं कि हमें वो आउटकम, हमारा वो गोल पूरा हुआ है, हमारा वो गोल अचीव हुआ है या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे एसेस करते हैं, इवॉल्यूएट करते हैं पेशेंट्स रेस्पॉन्स। पेशेंट का पिछला रेस्पॉन्स क्या था और अब रेस्पॉन्स क्या है जब हमने इसको इंटरवेंशंस दिए, इम्प्लीमेंटेशन किए वो इंटरवेंशंस, अब उनका वो रेस्पॉन्स क्या आया है, वो आउटकम क्या आया है, वो हम एसेस करते हैं इवॉल्यूएशन में। कंपेयर द पेशेंट्स एक्चुअल आउटकम्स विद एक्सपेक्टेड आउटकम्स सेट इन द प्लानिंग फेज। जो हमने वहाँ पे आउटकम बनाया था, जो गोल बनाया था, क्या वो यहाँ पे अचीव हुआ है। उस गोल के टाइम पेशेंट की कंडीशन क्या थी, और यहाँ पे अब जब हम लास्ट फेज पे आए उस टाइम पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। अब लास्ट पे हम करते हैं रिवाइज एंड मॉडिफाई। जो भी हमने यहाँ पे इवॉल्यूएशन की है उस टाइम हम चेक करते हैं, उस टाइम हम एसेस करते हैं कि गोल अचीव हुआ है या नहीं। उस हिसाब से हम फिर रिवाइज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं उस इंटरवेंशन को। अगर हमारा गोल अचीव हुआ है कम्प्लीटली तो हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर हमारा गोल अचीव नहीं हुआ है या थोड़ा सा अचीव हुआ है तो हम उस हिसाब से नए गोल्स को फॉर्मुलेट करते हैं, नए इंटरवेंशंस को फॉर्मुलेट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे फिर हमें मॉडिफाई करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट चेंजिंग कंडीशंस। अब यहाँ पे ये सारा नर्सिंग केयर प्लान ख़त्म होता है। जो भी यहाँ पे मैंने आपको 6 स्टेप्स बोली, ये सारे 6 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं एक नर्सिंग केयर प्लान को। अब लास्ट पे आपको दिखाऊंगी एक छोटी सी एग्जांपल इससे रिलेटेड कि हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं नर्सिंग केयर प्लान। ये है एक एग्जांपल, इसमें आता है असेसमेंट। हमें पहले बॉक्सेस बनाने होती हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 कॉलम्स हैं। पहला आता है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशंस, इम्प्लीमेंटेशन, इवॉल्यूएशन। जो मैंने आपको 6 स्टेप्स बोले ये सारे वही हैं। अब हमें यहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट करना है। पहले मैंने आपको बोला कि असेसमेंट में क्या आता है, सब्जेक्टिव डेटा है और ऑब्जेक्टिव डेटा है। सब्जेक्टिव डेटा यानी कि जो पेशेंट सेंटर्ड होता है, जो पेशेंट हमें बोलता है, और ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, एक नर्स ऑब्जर्व करती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्टिव डेटा में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट सेज आई फील दैट माई बॉडी टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग। ये हमने कॉमा में क्यों रखा है, क्योंकि ये पेशेंट खुद बोल रहा है, अपने सिम्टम्स बोल रहा है। पेशेंट सेज आई फील दैट माई बॉडी टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, इट्स नॉर्मल। जो उसने बोला, अब हम कैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं वो। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव डेटा है इसमें हम क्या करते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन एंड चेकिंग वाइटल साइंस। मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने वाइटल साइंस चेक किए, जैसे मैंने टेम्परेचर किया चेक थ्रू थर्मामीटर, आई फाउंड दैट देयर इज इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। ये मैंने यहाँ पे खुद फाउंड किया बाय ऑब्जर्वेशन, बाय चेकिंग द वाइटल साइंस। यानी कि यहाँ पे सिम्टम है और यहाँ पे साइंस है जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, और यहाँ पे पेशेंट ने खुद बोला कि उसकी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुई है, और यहाँ पे मैंने खुद एसेस किया कि हाँ सच में इसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब हम नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला PES फॉर्मेट, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड सिम्टम्स। प्रॉब्लम इज अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर इसकी प्रॉब्लम है। अब इटियोलॉजी किस रिलेटेड है, रिलेटेड टू द इन्फेक्शन, जो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है उस रिलेटेड यहाँ पे इसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, एज एविडेंस्ड बाय रेज्ड बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे कैसे हमें पता चला, सिम्टम क्या था कि बॉडी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, बस सेम सिंपल है, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस्ड बाय रेज्ड बॉडी टेम्परेचर। इसका फिर मैं नर्सिंग डायग्नोसिस का अलग वीडियो बनाऊंगी, वो आपको आगे जाके मिलेगा। उसमें आपको सारा कुछ मैं दिखाऊंगी एग्जांपल्स के साथ कि कैसे हम नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करते हैं विद इजी स्टेप्स। अब थर्ड है गोल। गोल में हमें क्या करना है,
हमें इस नर्सिंग डायग्नोसिस, इस डिजीज़ कंडीशन को ठीक करने की कोशिश करनी है। उसके लिए हमें एक गोल बनाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैंने गोल बना है टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कि हमें बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को, यानी कि इसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है, अब उसको नॉर्मल लाना है अप टू 37-38 डिग्री सेल्सियस तक। उसके लिए हमें इंटरवेंशंस करने पड़ते हैं। जो मैंने आपको बोला, हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए हमको इंटरवेंशंस करने पड़ते हैं। उसमें आता है पहला इंटरवेंशन, टू एसेस द पेशेंट्स कंडीशन। पहले हम पेशेंट की कंडीशन को चेक करेंगे। टू चेक द वाइटल साइंस, पेशेंट की कंडीशन को चेक करके फिर वाइटल साइन चेक करेंगे। टू प्रोवाइड द कोल्ड वाटर, टू लूजन द क्लोथ्स, टू प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स। जो यहाँ पे हमें करना है, जो हम इंटरवेंशंस बनाते हैं, वो हम ऐसे ही नहीं बनाते, वो हम फॉर्मुलेट करते हैं विद प्रायोरिटी। यहाँ पे जो भी हम इंटरवेंशंस बनाते हैं वो हम प्रायोरिटी के हिसाब से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंटरवेंशन बनाया, पहले एसेस करेंगे, फिर वाइटल साइन चेक करेंगे, फिर उसको कोल्ड वाटर देंगे, फिर उसको लास्ट पे लूजन करेंगे क्लोथ्स, ताकि उसको अच्छे से वहाँ पे कंफर्ट मिल सके, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो सके। और लास्ट पे हम आते हैं एंटीबायोटिक्स यानी कि मेडिकेशंस पर। यहाँ पे मेडिकेशंस लास्ट भी, यानी कि जो हमने इंटरवेंशन पढ़ा था ना कि इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, जो एक नर्स सेंटर्ड होता है, दूसरा डॉक्टर सेंटर्ड होता है। नर्स सेंटर्ड को हमें पहले रखना पड़ता है, उसके बाद हमें डॉक्टर सेंटर्ड को रखना पड़ता है, क्योंकि हमें पहले अपने हिसाब से इंटरवेंशन बनानी पड़ती हैं जो हम नॉर्मली कर सकते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट की हालत ठीक नहीं हुई तो हम फिर प्रायोरिटी वाइज नीचे आ सकते हैं, फिर लास्ट पे हम मेडिकेशंस वगैरह दे सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन में मैंने आपको बोला कि हमें ये जो इंटरवेंशन है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे टू एसेस द पेशेंट कंडीशन, यहाँ पे लिखना है एसेस द पेशेंट कंडीशन। टू चेक द वाइटल साइंस, यहाँ पे लिखना है चेक द वाइटल साइंस। टू प्रोवाइड द कोल्ड वाटर, प्रोवाइडेड कोल्ड वाटर। टू लूजन द क्लोथ्स, लूजन द क्लोथ्स। टू प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स, प्रोवाइडेड द एंटीबायोटिक्स। यानी कि जो हमने किया वो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। और लास्ट पे हम देखेंगे जो भी हमने गोल बनाया, जो भी हमने इंटरवेंशंस किए, उसको इम्प्लीमेंट किया, क्या वो अब यहाँ पे हमें अचीव हुआ है, क्या वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बन गई है। इवॉल्यूशन में हम उस गोल का आउटकम चेक करते हैं बाय असेसमेंट एट चेकिंग वाइटल साइंस द पेशेंट बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। अब यहाँ पे हम फिर से एसेस करते हैं। पहले हमने एसेस किया, वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज था, अब यहाँ पे फिर से हम एसेस करते हैं, वाइटल साइंस चेक करते हैं। उसकी वजह से हमें यहाँ पे पता चलता है कि अब बॉडी टेम्परेचर उसका मेंटेन हुआ है, तो हमारा गोल, जो हमने जो गोल बनाया था वो अब अचीव हो गया है। और ये सारा होता है यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान, ये सारा होता है। अब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने पड़ते हैं, उसी हिसाब से हम फिर 2-3 फॉर्मुलेट करते हैं नर्सिंग केयर प्लान। लेकिन मेन होता है पहले हमें यहाँ पे असेसमेंट और उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक एनसीपी की, वो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, वो मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी कैसे वो हम फॉर्मुलेट करते हैं। यहाँ पे सारा कुछ ये एंड होता है कि हमारा नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनता है। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, ताकि वो सब भी देख सके कि हम कैसी एक बेसिक चीज़ हमारे नर्सिंग की हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। जो भी मैंने आज आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना सिखाया वो सारा आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द नर्सेस विजन। आज के इस वीडियो के जो भी नोट्स हैं वो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो द नर्सेस विजन। आपको वो सारी यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।